हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीबी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम पॉलिनोमियल्स का अगला लेक्चर करने जा रहे हैं जिसमें हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं ज़रा। लास्ट क्लास में हमने कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी जिनको ही यूज़ करके हम चीज़ों को फैक्टराइज करेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फैक्टराइज करने का क्या मतलब है, फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है ना। फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो फैक्टर्स समझते हो आप? फैक्टर्स, किसी चीज के फैक्टर्स। तो भाई फैक्टर्स का मतलब क्या होता था कि कोई भी एक चीज है या कोई भी एक पॉलिनोमियल या नंबर की बात करें, ठीक है, तो किन को मल्टीप्लाई करके ये आ सकता है ना, जैसे 1 और 4, 2 और 2, ठीक है। पर कहता क्या है कि फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन में वो क्या कहता है कि किसी पॉलिनोमियल के जब आप फैक्टर्स बना रहे हो तो वो इस तरीके से होने चाहिए कि उसकी जो डिग्री हो, जो फैक्टर्स आप लिख रहे हो उनकी जो डिग्री हो वो गिवन पॉलिनोमियल से कम डिग्री का ही हो, है ना। तो ही आप उसे फैक्टर्स के नाम पे काउंट करोगे। जैसे 1 और 4 है, अब इसमें ये क्या है 4 और ये भी 4, तो इससे कम होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। अगर पॉलिनोमियल के सेंस में कहो तो डिग्री कम होनी चाहिए। जैसे 2 और 2 को आप काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये होता है फैक्टराइजेशन का मतलब कि किसी एक पॉलिनोमियल के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हमें जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये पॉलिनोमियल आ जाए और उन फैक्टर्स की डिग्री गिवन पॉलिनोमियल से कम डिग्री हो, उनकी डिग्री कम हो। समझ गए बात को? आगे बढ़े। देखो तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। हमने पहले जो भी आइडेंटिटीज पढ़ी थी उन्हीं का यूज करके, है ना, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी बेस्ड ये अपने पॉलिनोमियल्स हैं जिनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा 2a स्क्वायर 3b स्क्वायर, है ना, और 2 इंटू समथिंग, है ना। तो ऐसा कुछ देखते ही मुझे एक आइडेंटिटी याद आई। इस तरीके से मैंने पढ़ी थी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो ऐसा कुछ दिखता है, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से दिखता है। अब अगर ये बात है तो देखो कंपेयर करें क्या इसको इस तरीके से। क्या इस 2a स्क्वायर को मैं इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं पूरे को, तो 2a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं √2a का होल स्क्वायर, सही है। और इस 3b स्क्वायर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, √3b का होल स्क्वायर, सही है। फिर बीच में मुझे चाहिए 2xy, तो अगर मैं इसको x की तरह देख रहा हूं और इसको y की तरह देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पर 2 इंटू एक्स दैट इज √2a और y दैट इज √3b लिखना पड़ेगा, सही है। अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या 2 इंटू √3 इंटू √2 √6 ही लिखा है, बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हो 2√6 और ab पूरा इस तरीके से एक्सपेंड हो सकता है, एंड विच कैन बी फर्दर रिटन एज कि भैया इसको x कह रहे थे हम, इसको y, और ये 2xy विच इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सही है क्या। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और किसी चीज के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो ये √2a प्लस √3b इंटू √2a प्लस √3b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आ गई क्या बात, कि भाई ये जो है अपने, ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स, कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये पॉलिनोमियल था, सही है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही पॉलिनोमियल था। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन x, है ना, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसको भी, है ना, इसको भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब समझना बात को, कैसे कर सकते हैं फैक्टराइज। आपने जैसे ही इसको देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, इस तरीके से, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी लास्ट क्लास में इस तरीके की कुछ, कि x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर होता है, दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, सही है क्या, क्लियर है। तो क्या मैं इस पूरी चीज को ये नहीं लिख सकता, यहां पर ये पूरी चीज दिख रही है ना मुझे साफ साफ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस, यहां देखो इन दोनों में 2 कॉमन है क्या,
तो जैसे ही मैंने -2 कॉमन लिया तो इस तरीके से बन गया। अब आप देखो x प्लस 1/x यहाँ पर भी है और x प्लस 1/x यहाँ पर भी है, तो आप पूरे में से x प्लस 1/x कॉमन ले सकते हो और अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1/x -2। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये पूरा पॉलिनोमियल आएगा। और क्योंकि इसकी डिग्री, क्योंकि एक्चुअली ये पॉलिनोमियल तो नहीं था, जो भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2 है एक तरीके से, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है वही ये बन रहा है। किसी एक्सप्रेशन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इस क्वेश्चन की कि भाई इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, समझना जरा। इसको हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं कि भाई इसको मैंने ऐसे देखा कि किसी का स्क्वायर है, फिर किसी का स्क्वायर है, फिर किसी का स्क्वायर है, 3 टर्म्स का स्क्वायर लगातार दिख गया मुझे। ये देखते के साथ ही मुझे याद आया कि यार 3 टर्म का स्क्वायर तो इसी में मिलता था मुझे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो क्या मैं इसको इस तरीके के फॉर्म में बनाने की कोशिश कर सकता हूँ? तो बिल्कुल ट्राई करते हैं। देखो जरा भाई 25x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5x का होल स्क्वायर। 4y को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2y का होल स्क्वायर। 9z को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3z का होल स्क्वायर। पर जो फॉर्मूला था, आइडेंटिटी थी, उसमें हर जगह प्लस है, उसमें हर जगह प्लस है। यहाँ पर देखो माइनस है 2 जगह। अब माइनस कहाँ कहाँ पर है, xy वाले टर्म में और yz वाले टर्म में, ठीक है। तो ये देखते ही मैंने ये सोचा कि यार या तो ऐसा हो सकता है क्या कि जहाँ जहाँ y आया है वहाँ वहाँ ही माइनस आया, क्योंकि यहाँ y नहीं था और यहाँ की दिक्कत भी नहीं है, प्लस है। तो क्या मैं y वाले टर्म को नेगेटिव ले लूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर भी करने पर ये प्लस का ही आता, कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है। तो क्या इस तरीके से ले लूँ? तो अब मैं इसको a की तरह देख रहा हूँ, इसको b की तरह और इसको c की तरह। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूँ क्या, 2ab 5x इंटू -2y, ठीक है। अब देखो ये सेट बैठना चाहिए लेकिन, है ना। 2 5 जा 10 इंटू 2 20xy माइनस का, बिल्कुल सही है, सही है। फिर 2bc, b कितना है -2y और c कितना है 3z। 2 2 जा 4 3 जा 12 -12yz, सही है। फिर 2ac, a कितना है 5x और c कितना है 3z। 2 5 जा 10 3 जा 30xz, है ना। बिल्कुल एकदम सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस b है -2y इसलिए -2y आ गया, प्लस c का होल स्क्वायर, और किसी चीज का स्क्वायर मतलब उसी का प्रोडक्ट 2 बार। 5x -2y प्लस 3z इक्वल टू इंटू 5x -2y प्लस 3z। तो ये जो 2 फैक्टर आए हैं इन्हीं का प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इसको हम आप कह सकते हैं कि ये इसके फैक्टर्स हैं। समझ में आ गई क्या बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ इस तरीके से कि हमें इसको क्या करना है भाई, फैक्टराइज करना है। अब देखो आपको x की पावर 4 दिख रहा है या x स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा देखो, जब भी मैं ये फॉर्मूला पढ़ रहा था भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें होता क्या था कि यहाँ पर जो टर्म आता था ना उसका स्क्वायर आता था यहाँ, और यहाँ जो टर्म आता था उसका स्क्वायर आता था यहाँ। यही तो बात हुई है कि नहीं? यही तो बात हुई, ठीक है। तो क्या मैं देख सकता हूँ यहाँ x स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैंने इस तरीके से कुछ बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2ab लिखना चाह रहा हूँ मैं, ना 2ab लिखना चाह रहा हूँ। तो a तो मेरा x स्क्वायर ही रहेगा और b को मैं क्या लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा, 2 ही लिख देता हूँ, है कि नहीं? 2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है? तभी तो 4x स्क्वायर बनेगा पूरा, सही बात है। पर फिर अगर मैंने b को 2 कहा है तो यहाँ b का स्क्वायर चाहिए, और b का स्क्वायर यानी 4 चाहिए, सही है। 4
मैंने खुद से ऐड कर दिया, तो मैं एक काम करता हूँ ना, बैलेंस रखने के लिए 4 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा मेरे लिए। ठीक है, ऐसा इसलिए किया ताकि इसको एक आइडेंटिटी की तरह बना सकूं। सही है, अब ये एक आइडेंटिटी बन गई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया क्या नहीं बन गया बताओ। और ये कितना आ गया, -4 + 3 दैट इज 1, वो भी माइनस का। यहां तक कोई दिक्कत, सही है बात। अब आप समझना, क्या मैं इसको ऐसे देख सकता हूं कि ये कोई एक टर्म है और ये कोई एक दूसरा टर्म है, जिसको मैं इस तरीके से ट्रीट कर लूं भाई कि ये पहले तो a का स्क्वायर लिखा हुआ और बाद में b का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, जिसको मैं a - b इंटू a + b की तरह देख सकूं। सही है क्या? तो अगर ऐसा ही है तो कर लेते हैं इसको। तो इसको मैं x स्क्वायर प्लस 2, सही है, -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 + 1 की तरह देख सकता हूँ। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। कोई दिक्कत है क्या बताओ, हाँ या ना? मैं इसको ऐसे देख सकता था कि नहीं देख सकता था? तो इस तरीके से ये जो दो हैं ये इसके फैक्टर कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट वही बनेगा और इनकी डिग्री उसकी डिग्री से कम भी है। इसकी डिग्री 4 थी और इनकी डिग्री 2 है। सही है क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी आइडेंटिटी बेस्ड ही है ना। आइडेंटिटी बेस्ड, हम आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी थी उन्हीं का यूज करके फैक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, है ना। तो क्या कर सकते हैं समझना, 2√2a क्यूब 8b³ 27c³ 18√2abc। भाई a³ b³ और c³ तीनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तीनों एक साथ देखने को कब मिले थे, याद है क्या? इस तरीके का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि भाई a³ + b³ + c³ -3abc जो है उसको हम ऐसे लिख सकते थे, a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - ca। सही है क्या? इस तरीके से हम इसको लिख सकते थे। अब अगर ऐसा ही है तो देखो, समझना बात को। क्या करें, इस पूरे को a³ बनाने की कोशिश करते हैं। तो a तो a का क्यूब होता है, 2√2 किसका क्यूब होता होगा? क्या इसको मैं √2 का क्यूब नहीं लिख सकता? बताओ हाँ या ना। और 8b³ 8b³ मैं कैसे लिख सकता हूँ? 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। सही है। 27 किसका क्यूब होता है? c का। लेकिन यहाँ प्लस अगर लगा रहा हूँ और माइनस आया होता है, यानी -3 रहा होगा। सही है कि नहीं? और बाद में फॉर्मूले के हिसाब से मुझे -3abc चाहिए होगा। a कितना है मेरे लिए? √2a। और b कितना है मेरे लिए? 2b। c कितना है? -3c। बस ये पूरा इस पे सेट अगर बैठ गया तो हम आइडेंटिटी यूज कर देंगे। देखो आप बन भी जाएगा ये। पूरे को मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 3 18 √2abc। पूरा बैठ गया है कि नहीं बैठ गया? इसके ऊपर सेट बन गया ना ये। अब इसको कैसे लिखोगे? a + b + c यानी √2a + 2b -3c इंटू a का स्क्वायर। a क्या है? √2a का स्क्वायर। b क्या है? 2b का स्क्वायर। फिर c² यानी -3c का स्क्वायर। फिर a इंटू बी यानी √2a इंटू 2b bc 2b इंटू -3c -ca c यानी -3c इंटू √2a। सही है क्या? इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो क्या बन रहा है, √2a + 2b -3c इंटू √2a का स्क्वायर दैट इज 2a², 2b² यानी 4b², माइनस से प्लस ही हो जाना है स्क्वायर, तो 2√2ab, फिर प्लस 3 2 6bc, फिर प्लस 3√2ac। सही है। तो अगर हम देखें
तो ये जो दो हैं इसके फैक्टर्स हैं, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ही वो पूरा बनना चाहिए और दोनों की डिग्री गिवन पॉलिनोमियल से कम है, आप देख सकते हो, है कि नहीं। ए बी सी, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2 और उसकी डिग्री 3 थी, तो दोनों की डिग्री कम है ना उससे, सही है। और समझो जरा बात को, हम फैक्टराइजेशन का यूज करके कुछ चीजें और भी कर सकते हैं, जैसे कि HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी फाइंड हम कर सकते हैं, सही है क्या बात। अब समझने वाली बात है ये कैसे करेंगे, तो मैं पहले दो छोटे नंबर्स ले लेता हूँ और उनके लिए समझा देता हूँ, और सेम ही काम आप पॉलिनोमियल्स के लिए कर सकते हो। लेट से मैंने नंबर ले लिए 6 और 9, ठीक है, 6 और 9। तो भाई 6 और 9 के लिए हम क्या चाहते हैं, HCF और LCM। तो सबसे पहले तो मुझे समझना होगा कि भाई HCF है क्या चीज। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब आपको क्या चाहिए होंगे, आपको चाहिए होंगे फैक्टर, ठीक है, आपको चाहिए होंगे फैक्टर, फिर उसमें से भी कॉमन फैक्टर और फिर हाईएस्ट। तो भाई 6 के जो फैक्टर हैं, मतलब वो नंबर जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं, इसमें हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं ना, तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 खुद हो गया, 9 के 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। तो इसमें क्या चाहिए होता है, हमें कॉमन फैक्टर चाहिए होते हैं, हमें क्या चाहिए होते हैं, कॉमन फैक्टर। तो जैसे कि 1 दिख रहा है कॉमन है, 3 दिख रहा है कॉमन है, पर कॉमन के साथ साथ वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, 3 ही तो है, तो इन दोनों का HCF क्या कहलाएगा, 3, सही है, इन दोनों का HCF क्या कहलाएगा, 3। और अगर मैं बात करता LCM की, तो LCM क्या होता है, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्लियर है, क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी आपको इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल निकालने पड़ेंगे, 6 और 9 दोनों के मल्टीपल निकालो। जैसे 6 की टेबल लिखनी शुरू करो, 6 1 जा 6, 12, 18, ठीक है, 24, 36, क्लियर है। और लिख लेते हैं 48, 54, है ना, कोई दिक्कत है, कुछ रह गया हो तो देख लेना। हाँ 42 रह रहा है ना, यहाँ पर 42 रह गया है, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा, आगे बहुत है इतना। तो फिर 9 की टेबल लिखोगे तो 9 1 जा 9, 27, 36, 45, है ना, 54 और 9 7 जा 63, 72, 81, 90, है ना। ये मैंने कुछ मल्टीपल लिखे। अब इसमें मुझे क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल क्या क्या है। जैसे 6 की टेबल में 18 आया था, 9 की टेबल में भी 18 कॉमन है, 36 आया था, 36 आया है, कॉमन है, कोई दिक्कत है क्या। 54 आया था, 54 आया था, ये सब कॉमन मल्टीपल है इनके, है ना। पर बात है कि भाई वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए। सबसे छोटा कौन है, 18, तो LCM कितना हो गया, 18, ठीक है। तो अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि HCF LCM चलो मैं ऐसे निकाल लूंगा, पर ये एक टाइम टेकिंग काम रहेगा, क्योंकि नंबर अभी छोटे हैं, नंबर बड़े होंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो इसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो भी दो नंबर हैं हम उनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं और 9 को हम 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इनकी पावर्स के साथ हम लिख देते हैं, क्लियर है। तो जब भी कभी मुझे HCF फाइंड करना होता है, जब भी कभी मुझे HCF फाइंड करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, HCF क्या होता है, कॉमन, जो भी दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन। तो मैं क्या लिखता हूँ, कॉमन फैक्टर लिखता हूँ, ठीक है। जैसे दोनों में कॉमन क्या है, 3, क्या 3 की पावर 2 दोनों में है, नहीं ना। क्या 3 की पावर 1 दोनों में है, बिल्कुल है। तो कॉमन फैक्टर लिखूंगा, लेकिन कैसे, लीस्ट पावर के साथ, जो दोनों में कम होगा उनके साथ, ठीक है। तो ये मेरा HCF बनता है। तो यहां से भी अगर मैं HCF निकालूंगा तो कितना ही आएगा, 3 ही आएगा, सही बात है कि नहीं।
तो HCF कितना आएगा 3। तो ये बात मुझे ध्यान रखनी है कि HCF क्या होता है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तो जो भी कॉमन रहेगा वही लिखना है, लेकिन लीस्ट पावर के साथ, ठीक है। तो ये अपना HCF हो गया। इसी तरह अगर मैं कहता कि LCM निकालना है, तो LCM का मतलब मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, यानी दोनों की टेबल में आना चाहिए। तो जैसे देखो भाई, अगर कोई 6 का मल्टीपल आपको लिखना है तो आपको 2 और 3 दोनों चाहिए होंगे, ठीक है, 2 और 3 दोनों चाहिए होंगे। और 9 का मल्टीपल हो, कोई ऐसा नंबर हम ढूंढ रहे हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों का मल्टीपल हो जाए। तो 9 से डिवाइड होने का मतलब 3 का स्क्वायर, इस तरीके का नंबर ढूंढना है जो 3 का स्क्वायर जिसमें आए। सही है, समझ में आ रही बात, जिसमें 3 का स्क्वायर आए। तो अगर मान लो मैंने खाली 3 का स्क्वायर ले लिया यहां पर, तो वो इससे डिवाइड हो जाएगा, इस 3 की पावर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, पर क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं ना। तो आपको 2 भी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? आपको 2 भी चाहिए होगा कि नहीं? मतलब आपको क्या चाहिए होता है एलसीएम में? आपको जितने फैक्टर हैं सारे चाहिए होते हैं, है ना, सारे चाहिए होते हैं, आप किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन वो सारे के सारे अपनी मैक्सिमम पावर्स के साथ आने चाहिए, क्योंकि मान लो अगर आपने इसमें 3 की पावर 1 ले लिया होता तो वो 3 की पावर 2 से कैसे डिवाइड होता? नहीं हो पाता ना। तो आपको लिखना है एवरी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो ये चीज जो है हमें एलसीएम दे देगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो ये तो नंबर्स के लिए था। सेम यही चीज हम पॉलिनोमियल्स के लिए कर सकते हैं, कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है। कोई भी आप जैसे कोई भी पॉलिनोमियल्स लोगे और उनके फैक्टर्स की बात करोगे, है ना, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको 2 पॉलिनोमियल लिख देता हूँ फैक्टराइज फॉर्म में, है ना, ताकि हमें फैक्टराइज करना ना पड़े, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो हम सीख ही रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया x + 2 का स्क्वायर इंटू x - 3, है ना, इंटू 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है। और एक दूसरा लिख दिया x + 2 इंटू x - 3 का स्क्वायर इंटू 3x + 5 का क्यूब, ये 2 पॉलिनोमियल है ना। लेट्स से दिस इज px एंड दिस इज gx। हमें क्या चाहिए? इनका एलसीएम चाहिए और एचसीएफ भी चाहिए, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है? फैक्टराइज करने के बाद की कहानी है ये। फैक्टराइज करके दिया हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो एचसीएफ में क्या लिखना है हमें? एवरी कॉमन फैक्टर, सही बात है ना, एवरी कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, सही है ना, लीस्ट पावर के साथ हमें उनको लिखना होगा। तो भाई लिखो क्या है, कॉमन कौन कौन है? तीनों ही कॉमन है। तो x + 2 हो गया, x - 3 हो गया और 3x + 5 हो गया। और उनकी लीस्ट पावर देखो, x + 2 की लीस्ट पावर दोनों में कंपेयर किया तो यहाँ 1 है, इसकी कंपेयर किया तो 1 है, इसकी कंपेयर किया तो 1 है। तो यही एचसीएफ हो जाएगा। सही है क्या? एलसीएम में आपको सारे फैक्टर लिखने हैं तो सारे लिख दो, x + 2, x - 3, 3x + 5, ठीक है। जितने भी फैक्टर इन दोनों के अंदर थे वो सारे लिख दो, है ना। फिर उनकी पावर्स, और वो भी हाईएस्ट, है ना, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो एलसीएम के लिए क्या पढ़ा था हमने? एवरी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। समझ में आ रही है क्या बात? तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? समझ गए? देखो जरा, नेक्स्ट है, अपने को फैक्टराइजेशन ही करना है, लेकिन हम अब एक नया मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है, नया मेथड सीखने वाले हैं। मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या नाम है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें क्या करना होता है कि अगर मैंने कोई एक पॉलिनोमियल लिया, मैं एक छोटा सा पॉलिनोमियल ले लेता हूं यहां पर, भाई x² + 3x + 2, मैंने मान लो इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल ले लिया। अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर्स निकालने हैं
और मेथड हम जो सीखने वाले हैं वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उसमें क्या करना होता है वो समझो। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट पार्ट कितना है 2, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। फिर x का जो भी कोफिशिएंट है 3, इसको हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना है सच दैट ऐड करने पर 3 ही आए और इन्हीं दो पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर जो आया है वही आए। ये हमारा काम होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, सही है। तो अब दो नंबर्स ढूंढो जिनको ऐड करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आए। तो क्या मैं नंबर्स यही ले सकता हूँ क्या, 2 and 1, 2 + 1 and 2 × 1, कोई दिक्कत है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² + 3x को लिख सकता हूँ 2x + x, क्योंकि मैं 2 + 1 में ब्रेक कर रहा हूँ। फिर आप देखो दो दो के पेयर में इनमें चीज़ें कॉमन मिलेंगी आपको। क्या इन दोनों में x कॉमन है? तो आप इसमें x कॉमन लेते ही है, x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आज पूरे में देखो दो टर्म्स हैं अभी भी, x + 2 और x + 2। तो x + 2 कॉमन, यहाँ से x और ये पूरा ही कॉमन आ गया, मतलब 1 बचा। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। समझ में आ रही है क्या बात? इस तरीके से भी हम चीज़ों को फैक्टराइज कर सकते हैं। इस मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसी बेस पर ये क्वेश्चन है जो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे ये समझना, ठीक है। देखो सेम काम, x² का कोफिशिएंट कितना है 5√5, इसको हम कांस्टेंट पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 5 × 3 15√5, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट कितना है 20, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है सच दैट ऐड करने पर यही आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर ये पार्ट आ जाए, ठीक है। अब सोचो दो नंबर्स लेने हैं जिनको ऐड करने पर 20 आए, ठीक है ना, 20 आए, पर मल्टीप्लाई करने पर क्या है 15√5, 15√5 आए। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रही बात? तो कैसे कर सकते हैं, सोचने वाली बात होगी हमारे लिए ये, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कैसे बन पाएगा, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो इर्रेशनल हो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो इर्रेशनल हो, है ना, और दोनों का सम रैशनल हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। सही बात नहीं है क्या भाई? ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट इर्रेशनल हो और सम रैशनल हो, ऐसा हो सकता है क्या? आप ही बताओ। कोई भी दो नंबर लो, उनका मल्टीप्लाई करो और इर्रेशनल आ जाए और ऐड करने पे रैशनल आ जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें किसी ना किसी चीज़ की कमी है, तो हम इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर √5 ले लूँ इस क्वेश्चन में, तो क्या बनना चाहिए, ये समझना क्या बनना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से बनेगा ना, देखना जरा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। 3 × √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 15 × 5 = 75, हाँ है ना, क्या बनेगा 75। अब ठीक है ना। अब हम ऐसा कर सकते हैं इसको कि ये जो पार्ट है इसको सही करते हैं, ठीक है। अब दो नंबर्स का सम 20 और प्रोडक्ट 75 जो कि हो सकता है, इजीली हो सकता है, तो हम इसको कैसे लिख देते हैं 15 और 5 में ही ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि 15 + 5 ही 20 होता है और 15 5 = 75 होता है। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। अब देखो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम कि 5√5 x² + 20, 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 15 + 5, ठीक है, और यहाँ पर 3√5 है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में 5 कॉमन है, ठीक है। बाद में चीज़ें कॉमन नहीं आएंगी। चलो एक काम करो कि
ये भी समझना साथ के साथ, है ना। 15 को क्या मैं 3 इंटू 5 लिख सकता था, और 5 को क्या मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ, हाँ है ना। तो देखो √5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं सीधा 5 √5 ही कॉमन ले लेता हूँ, बेस्ट है ना। 5 √5 नहीं, एक काम करो, अच्छा एक्चुअली मैं ऑलरेडी 5 कॉमन ले रहा हूँ ना, तो √5 तो बचेगा ही नहीं ना, है ना। ठीक है, 5 कॉमन ले रहा हूँ तो वो तो पूरा ही हट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, √5, और x भी कॉमन लेंगे हम साथ के साथ, है ना। तो √5x, और ये 15 में से 5 आपने निकाल लिया तो 3 बचा ना सिर्फ, और x भी निकाल लिया। अब इन दोनों में कॉमन लेने की बारी है मेरी। तो क्या मैं इस 5 को √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ। तो देखो एक √5 यहाँ है और एक √5 यहाँ भी मिलेगा, तो मैं √5 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से √5x और यहाँ से 3 बचा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये सेम बनाने हैं मुझे। अगर ये सेम नहीं बने तो मैं पूरे में से इसको कॉमन नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो √5x प्लस 3 पूरे में से कॉमन आ गया, और यहाँ पे बचा 5x और यहाँ पर बचा √5। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसको हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बात। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमें फैक्टराइज करना है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं। अपने पास नेक्स्ट है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको कैसे फैक्टराइज करें। ठीक है, तो चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको समझना बात को ध्यान से। जब आइडेंटिटी नहीं लग पा रही हो तब की बातें हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, जो भी अपना कांस्टेंट पार्ट होता है ना इसमें, उसके हम फैक्टर्स बनाते हैं, कांस्टेंट पार्ट के फैक्टर्स बनाते हैं कि कौन कौन से नंबर जो हैं इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 1 है, 2 है और 4 है, 5 है, 10 है, 20 है ना। तो 1 हो चाहे माइनस का हो, है ना, ऐसे ही +2 -2 +4 -4, इस तरीके से ये सारे नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इनमें से कोई ना कोई एक नंबर इसका 0 होता होगा। 0 समझते हो ना, 0 समझते हो, जिसको रखने पर ये पूरा 0 के इक्वल आ जाए। तो हिट एंड ट्रायल से मुझे चलना होगा, और मैं देख सकता हूँ क्योंकि सारे ही टर्म्स प्लस के हैं तो कोई भी पॉजिटिव नंबर तो इसमें मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि उससे तो सब ऐड ही हो जाएंगे, 0 बनेंगे ही नहीं। मुझे 0 ढूंढना है इसका, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल हम यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, हिट एंड ट्रायल हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे समझ लो, इसमें से कोई भी एक नंबर, तो मैं नेगेटिव ही पुट करूंगा। मैंने ऐसे पुट कर दिया x की वैल्यू कोई एक -1, तो इसमें पुट किया तो -1 का क्यूब, 13 इंटू -1 स्क्वायर, 32 इंटू -1 प्लस 20। -1 का क्यूब इज माइनस, और ये 13, 1 का स्क्वायर तो यही रहेगा, -32 प्लस 20। तो 20 और 13, 33, -32 -1 इज -33 विच इज 0। तो क्या मैं देख सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि x इक्वल टू -1 रखने पे ये पूरा 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं क्या, बाय फैक्टर थ्योरम। जब इस x को इधर भेजा गया होगा तो x + 1 जो है इज अ फैक्टर, हाँ है ना। क्या x + 1 को इसका एक फैक्टर नहीं कह सकते, x + 1 इसका एक फैक्टर रहा होगा ना, तभी तो आपने इसको 0 रखा और इसकी वैल्यू निकाली और ये पुट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर ही तो आता था ना रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से। तो ये क्या इसका एक फैक्टर नहीं कहलाएगा, हाँ है ना। x + 1 एक फैक्टर है। तो अब अगर ये एक फैक्टर है तो बाकी के फैक्टर मैं कैसे निकाल सकता हूँ भाई, ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा, तो क्वोशिएंट जो है वो दूसरा फैक्टर हो जाएगा। सही बात है क्या, जो क्वोशिएंट है वो दूसरा फैक्टर हो जाएगा, तो मैं वो निकाल लेता हूँ। x + 1 से मैंने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, विच इज x³ + 13x² + 32x + 20। तो देखो x² से मल्टीप्लाई करने पे x³ आएगा, है ना। हम क्या करते हैं, इसको लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, है ना। तो x² से करते हैं तो x³, फिर x² को 1 से करोगे तो यहाँ लिख दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल आउट, तो 12x², बाकी एज इट इज
फिर x को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 से कर दें तो ये हो गया, और x भी चाहिए होगा, है ना, 12x स्क्वायर हो जाएगा, 12x इंटू 1 इज 12x, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल हो गया, 32 माइनस 12 इज 20x प्लस 20। अब अगर हम इस x को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब यही है ना डिवीजन एल्गोरिथम से, कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो ये वाला पॉलिनोमियल है, यानी एक फैक्टर तो ये है और दूसरा फैक्टर ये है, ठीक है। तो चलो दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली, कि इस 12 को कैसे ब्रेक करें ताकि ये 20 आ जाए, तो मैं 10 और 2 लिख सकता हूं। तो देखो क्या बन गया, x कॉमन x प्लस 10, 2 कॉमन x प्लस 10, तो ये x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2, ये दो फैक्टर ये रहे और एक फैक्टर मैंने पहले ही निकाला था, देयरफॉर जो भी अपना पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 32, ठीक है ना, यही था ना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा अलग है ना, 32x प्लस 20 था, प्लस 20, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, हाँ है ना, सही है क्या। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, क्लियर है। आई होप ये सभी चीज़ें जो आज हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ी, आइडेंटिटीज का यूज करके या मिडल टर्म स्प्लिटिंग या किसी भी क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।